नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। मेरे साथ हैं धीरेन्द्र पुंदी जी। सर, पहले तो प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। बहुत-बहुत धन्यवाद आदि आप मुझे बुलाने के लिए और तमाम दर्शकों को भी मेरी ओर से अभिवादन, मेरी बातचीत सुनने के थैंक यू सर। आज हमने दोनों ने काला-काला पहना है सर, तो हम लिए। बातें तो काली नहीं करेंगे, बट बातें तो ज़बरदस्त वाली करने वाली हैं। देखिए सर, और मैं जो दर्शक हमको कह नहीं पाएँगे कोई भी कि हम एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए होंगे क्योंकि अलग-अलग शहरों में। हुँ, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये बंगाल में जो इस टाइम पे चल रहा है, शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से खेल रहे हैं, बीजेपी का जो स्टाइल रहा है उससे बहुत अलग है। आज सुबह भाइपों के ऊपर वो लग गया केस और ये बीजेपी का स्टाइल नहीं है। तो ये कोई नया स्टाइल दिखना शुरू हो गया है क्योंकि असम में भी यही चल रहा है, इधर पे भी यही चल रहा है। एकदम ताबड़तोड़ राजनीति जिसको बोलते हैं ना, फ्रंट फुट वाली राजनीति है ये। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं सर पहले? ये क्योंकि भाइपो बहुत बड़ी चीज़ है बंगाल के अंदर। दरअसल मैं इस पे इससे बड़ी चीज़ ये बताऊँगा कि भाइपो इतनी बड़ी चीज़ है कि उस पे जो केस दर्ज हुआ है, वो बीएनएस में हुआ है। हुँ, जिस बीएनएस को ममता बनर्जी ने आने से रोक दिया था बंगाल। आप सोच के देखिए जिस बीएनएस को वो लागू नहीं कर रही थी, आईपीसी, सीआरपीसी के नाम पर हल्ला मचा रही थी, उस जगह पर वहां उसी के भतीजे पर जो डीजे बजाना चाहता था लोगों के घर, जो 4 तारीख के बाद इस देश के होम मिनिस्टर को वहां धमकी दे रहा था, यूनियन गवर्नमेंट को धमकी दे रहा था। ऐसा आज तक आदि मैंने नहीं सुना इतने लंबे इतिहास में कि जो मतलब हम लोगों का टीवी और टीवी जर्नलिज्म का इतिहास है कि कोई सांसद पूरी केंद्रीय सरकार को ललकारता हो। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही अलग कहानी है जो वहां चल रही है। और इस पर मुझे लगता है कि जिस तरह से जो बीजेपी की आपने बात की है बदलाव की, तो ये जान लीजिए कि अब बीजेपी वो नहीं है क्योंकि अब लोग वो नहीं है। अब लोग इंतजार नहीं करते। मैं इसलिए बता रहा हूं बंगाल की एक चीज पर मैं आपका ध्यान और दर्शकों का जरूर अट्रैक्ट करूंगा कि वो ये जानने और ये समझ नहीं रहे हैं कि बंगाल क्या हो गया। बीजेपी ने हर जगह पर अपनी एक फैक्ट्री लगाई हुई थी। लॉन्ड्री तो उसके पास भी है ना, वॉशिंग मशीन है, लॉन्ड्री से निकालती है, सब साफ हो जाते हैं। आप समझते हैं बंगाल में पहले दिन से लोगों ने जानते हैं क्या कहना शुरू किया था कि किसी भी टीएमसी के नेता को नहीं लेना है। हालत ये हो गई कि बीजेपी जब जीत की खुशी में थे, उसके देवजीत जो वहां के मीडिया के इंचार्ज थे, मैंने उनके इंटरव्यू भी लिए, बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको खुद से लिखना पड़ा 5 तारीख को, 6 तारीख को कि भाई कोई भी आदमी बीजेपी में नहीं लिया गया है, कोई भी इस तरह का आदमी नहीं आए। तो आप ये सोचिए जनता का प्रेशर है। अभी आप ये जो जो नेता और मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये अभी जनता के दबाव में अभी भी वो बचे हुए हैं। वो उनको कहना पड़ता है कि हम सबका विकास करेंगे। जनता सीधा कह रही है कि किसका विकास? जो देश के साथ है बस उसका विकास। क्लैरिटी है। नेता जो अभी भी कर रहे हैं ना, हम लोग नेताओं को कह रहे हैं, मैं जनता को कहता हूं कि अभी भी मैं तो बोलता हूं बहुत सारे लोगों के साथ, तो चूंकि मेरा तो शुरू से ही होता रहा, बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं सब है, तो मैं उनको बार बार बोलता था कि यार तुम नेताओं को गाली दे रहे हो, तुम ये समझ नहीं रहे हो जनता के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो ऊब गए हैं अब तुमसे। अब उनको नहीं चाहिए, वो बहुत हो गया। उन्होंने गंगा जमनी जो है वो समझ गए कि गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, ये कहां से आई तहजीब तुम्हारी भाई? सीधी सी बात है। वो सीधा पूछते हैं कि कौन सी तहजीब है, हम इसमें खून आज भी देखते हैं। हम इस गंगा माँ के अंदर 1,30,000 उन तीर्थयात्रियों का खून देखते हैं जिसको जनवरी में महमूद ने, तैमूर ने किया, और हम उस यमुना में उसी महमूद को देखते हैं जिसने दिसंबर में 1,00,000 लोगों से जमुना खून से हुँ। भर दी। तो हम उसको पहचानते हैं। जनता ये कहती है हम पहचानते हैं, अब हमको मत बताओ क्या जमना है। उनको अब किसी योगेंद्र सलीम यादव से कोई आइडिया लेने की जरूरत नहीं रही है। जी। सर जिस तरह से मतलब बंगाल की जनता आई मीन बोलते हैं ना सर चुप रही, इतने टाइम तक चुप रही, चुप रही, चुप रही। फाइनली जब उनका मुँह खुला, ऐसा खुला कि मतलब दंग रह गए लोग कि भैया ये हुआ क्या? और यहाँ तक कि सब लोग बोल रहे थे हाँ जी बीजेपी जीतेगी, बट इस तरह का जो विक्ट्री हुई है, जिस तरह की जो बोलते हैं ना एकदम लैंडस्लाइड हुआ है, उससे क्या हुआ है कि अभी आगे के जो चुनाव हैं उसके ऊपर भी प्रेशर बनना शुरू हो गया है। यूपी का सबसे ज़्यादा। तो आप उसको उसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं यूपी वाले पे?
देखिए, अब पूरा चुनाव इस देश में लगभग तरीके से लड़ा जाता है। विपक्ष के पास एक कॉपी बुक स्टाइल हो गया, वो जातियों में बाँटना चाहता है। वो मुस्लिम वोट के सहारे हो गया। आप ये सोचिए कि कांग्रेस के कितने विधायक हैं वहाँ? 2, है ना? दोनों ऊँचा पजामा पहनते हैं। ऊँची पैंट पहन के दिल्ली आया, आपने देखा होगा उसका। लोग समझ नहीं रहे थे कि ये एंकल से ऊपर टखने के नीचे कच्छा ही पहन लेता, वैसे ही पहन के आ जाता। भाई तो भी अच्छा लगता। वो सब है, ये दिख रहा है। मतलब इसमें कोई मज़ाक की बात नहीं है, ये क्लैरिटी है। लोगों को भी क्लैरिटी है, वो फरक्का से जीता है ना? दूसरा भी विधायक मुस्लिम बढ़ रहा है। तीसरा सीपीएम का भी मुस्लिम है और जो टीएमसी के उसमें 32 मुस्लिम है। तो ये जो बताता है और जो बाकी जीते हैं वो मुस्लिम बेल्ट है वहाँ 30 से 40% मुस्लिम बेल्ट है। ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, सारों की नहीं, क्योंकि लोग फिर एक कहानी लेके निकल के आ जाते हैं। तो इसलिए उनको बहुत कहानी ना ढूँढें, एवरेज ढूँढें। तो आप ये देखेंगे कि पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक जो अपने आप को बैंक मानता था, अब वो उनके गले पे मजबूरी बंध गया है। जब वो अखिलेश सबसे पहले तो लड़ाई कहाँ होनी है? पंजाब में होनी है। सबसे हुँ, बड़ी लड़ाई कहाँ होनी है? यूपी में होनी है, उत्तराखंड में होनी है और मणिपुर या एक और जगह पे है, वहाँ सब होना है। तो लड़ाई वहाँ होनी है और लड़ाई अछूती कैसे रह जाएगी? क्योंकि बंगाल से निकल के अगर माँ गंगा वो माफ करना बिहार से निकल के बंगाल पहुँचती है, तो यार गंगा तो उत्तराखंड से निकल के और उत्तर प्रदेश से होके जाती है। मतलब कि वो जो मैसेज है, कम्युनिकेशन है, वो कंटिन्यूटी में है। प्रधानमंत्री मोदी सह्याद्री के पार को छोड़ रहे थे, ऐसा नहीं है। वो ये बता रहे थे कि ये जो मैसेज है, ये सब जगह एक तरफ है और जो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे ही अखिलेश मिलने गए, हार के बाद गए, ममता बनर्जी अंदर थी तो उन्होंने कहा, "दीदी आप हारी नहीं।" उन्होंने कहा, "मैं नहीं पहचानता उनको, हरे रंग की चादर आपने ओढ़ा दी।" पहले तो आपके कलर को आपको लगता है कि सिर्फ मुस्लिम ही जानता है कि हरा रंग क्या होता है? हिंदुओं की आंखों में वो हरे रंग की चादर लाल हो जाएगी। तो चादर है ना, दिखता है ना, रंग तो दिखता है, आपका मैसेज दिखता है, आप कब गए। तो जब वो आते हैं तो वो ये समझ गए कि गड़बड़ हो गई। दीदी ने बता दिया कि मुसलमानों के अलावा कोई और वोट नहीं दिया है भैया, है ना? तो उसने क्या किया? उसने आते ही कहा कि भाई अखिलेश यादव, हमने देखा कि तुरंत पगड़ी पहन के बैठ गए। राजस्थानी पगड़ी पहन के 9 मई को, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बयान दिया, वो तो मैं हैरान हूँ, आज भी हैरान हूँ। और मेरे तो अच्छे एक ज़माने में वो रहे हैं, मतलब मेरा उनसे अच्छा राब्ता रहा, अलग बात है। कि भई उनके लोग नाराज़ होते होंगे, मैंने घोटालों का बाप खबर की थी तो इस वजह से, ये अलग बात है। लेकिन अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए, वो कहते हैं 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, महाराणा प्रताप जयंती पे। आज तक मैंने इस देश में एक ही दिन की सुनी है हर महापुरुष के लिए। यहाँ तक कि भई आप महात्मा गांधी के लिए भी 2 अक्टूबर ही लेते हैं, 3 अक्टूबर की तो छुट्टी मिलती नहीं आपको, या मिलती है आधी। तो तो महाराणा प्रताप की ये 2 दिन की छुट्टी का आप कारण मुझे बताइए कि क्या कारण 2 दिन की होने चाहिए? कि एक दिन उन्होंने हल्दी घाटी में अप्रतिम शौर्य दिखाया और उसके बाद फिर उन्होंने दिवेर की लड़ाई जीती, दोनों अलग-अलग एक साथ मिला के दे दें। क्या वो दिखाना चाहते हैं? दरअसल जब आप एक तरफ़ा आपने अपने ज़हन में मुसलमान तुष्टीकरण, मुस्लिम्स वोटों के अतिवाद, मुस्लिम्स के जो हर हर गलत सही सबके साथ एक तरफ़ा, जब आप कहते हो कब्रिस्तानों के लिए मैं ये बाउंड्री बना दूँगा और ये सब कर दूँगा, जब आप ये करते हो कि दंगों में जो भी है आरोपी, उसमें आप हिंदुओं को ही आरोपी, मतलब दंगा वहां से शुरू हो रहा है लेकिन आप आरोपी हिंदुओं को बनाएंगे। तो जब ये होने लगता है तो एक रिएक्शन होता है। बंगाल चुपचाप, आपने जो कहा था कि दिख रहा था, बंगाल आदि इसलिए चुप था चूंकि मैं अभी इससे पहले यही बात कर रहा था दर्शकों के साथ कि अगर 5 घर थे वहां हिंदुओं के, तो वहां उनके पास अपनी बच्चियों, अपनी औरतों की अस्मत बचाना असंभव काम था, असंभव। तो ये शुरुआत का दौर था, ये लेफ्ट का दौर था। यहां तो जहां 60% हिंदू थे उन जगह पे बचाना मुश्किल हो गया। ये वहां जाके देखिए आप बंगाल में। मैं कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों नहीं, को नहीं। लगेगा ये तो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम बात हो रही है। नहीं बॉस, ये हिंदू मुस्लिम नहीं, ग्राउंड की बात कर रहा हूं। फाल्ता में 66% हिंदू है। वहां जाके उसके जहांगीर के गुंडे कह रहे हैं कि 4 तारीख को हम सब तो मतलब टीएमसी के हिंदू वोटर से कह रहे हैं कि तेरी 2 बेटियां हैं। इस तरह से मैपिंग की हुई थी। तो आप उस डर को देखिए, मैं बार-बार लोग कह रहे थे, मेरे साथ बड़े सारे जर्नलिस्टों का फ़ोन आता है जो दिल्ली में बड़े-बड़े लोग हैं जो कुछ-कुछ कहानी सुनाते हैं वहाँ बैठ के। तो मुझे उससे पहले एक दिन फ़ोन आया, तो उसने कहा कि आप ये समझते नहीं कि वो डर था, पिछली बार वोट नहीं किया था।
तो मैंने उसको सिर्फ एक ही बात कही थी, मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल तुम्हारी जायज है कि डर होगा, क्योंकि 2021 की पोस्ट पोल हिंसा थी, लेकिन 2024 के चुनाव में वो जनता दिखा चुकी थी कि वो उंगली पर यकीन करती है। इस डर से निकलने का एक ही रास्ता है कि इस डर से आगे जाना होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी सही बात है है। ना? आप देखिए कि उनको मालूम था कि अगर हमको टीएमसी के गुंडों से बचना है, तो यही मौका है, वरना फिर 5 साल तक ये डायमंड हार्बर मॉडल चला देगा। यानी फाल्ता में जो 33% मुस्लिम वोटों के दम पे खड़ा हुआ गुंडा, जो सिर्फ गुंडा है, इससे ज्यादा उसका राजनीति में तो खैर अलग है, वो अगर उसके लोग रेप करने की धमकी दे रहे हैं 4 मई से पहले उठा के ले जाने की, और ये कोई धमकी नहीं है, ये भी मैं बता दूं, गोसाबा जैसी या कई जगह पर ऐसा हुआ कि बच्चियों को सुसाइड करने पड़े, वो दिन में हुँ, उठा के ले, उन्होंने तो पूरा एकदम ये मान लिया, क्योंकि ये वैसे ही उनकी नजर में इंडिया जो है राइट हैंडेडली पजेस्ट है, तो वो तो ये जानते ही है कि ये तो हमारे लिए वही है भाई, बीच में कुछ समय आ गया, वरना तो ये हमारा है, इनको तो सिर्फ ये बांदिया है, दासियां, इनको बेचना है दुनिया की मंडी में। उनके दिमाग में ये आइडिया आपने उस जहन में भर दिया है, पेबस्त कर दिया मदर से। आपको मालूम है वो खारिजी मदर से कितने, लेफ्ट गवर्नमेंट भी उनको बंद करना चाहती थी, वो नहीं कर पाई, और ममता बनर्जी ने तो 5700 करोड़ का बजट दे दिया था। मतलब आप ये सोचिए, धरती चपटी है ये पढ़ने के लिए 5700 करोड़ है, और धरती गोल है वो उसको 82 करोड़ रुपए है साइंस को, और ये 2 सालों में 11,000 करोड़ का बजट है, 2 सालों में 11,000 करोड़ रुपए का। तो जनता वो सब देखती थी, उसको मौका मिला, उसने किया, और वो ये समझ गई थी इस क्लच से निकलना है। वरना मैं भी मतलब इतनी प्रतिक्रिया के बाद मैं हैरान इसलिए हुआ, क्योंकि मैं तो 2021 में भी 2.5 महीने रहा था आदि वहां, और अभी भी रहा 1 सवा महीने। तब तो मैं एडिटर था, तो चैनल हेड था, तो इधर से उधर आराम से घूम रहा था, सब एक एक। लेकिन जो बच्चियों को नाचते हुए मैंने देखा, जो सड़क पे बच्चियों को आते हुए देखा, जिस जिस उत्साह के साथ मैंने देखा, वो मेरे लिए भी अनूठा था। भाई चुनाव हार हार जीत तो हम कर्नाटक में भी देख चुका मैं, हमारे यहाँ भी मैंने सारा चुनाव कवर किए, और यहाँ से लेके गुलबर्गा तक गया मैं कार से ही, और वहां मतलब बीजापुर और सब जगह खूब घूमता रहा कारों से, सब जगह, है ना? तो लेकिन एक बात मुझे ये बताइए कि क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे एकदम मतलब कार्यकर्ता जीत हार तो पॉलिटिकल जीत हार का गाने होते हैं, वो सब चीजें होती हैं, ऐसा होता है कि जैसे जिंदगी मिल गई हो, मतलब ऐसी जिंदगी मैंने वहां, ऐसे उत्साह को मैंने देखा, नोट किया। हालांकि मैं अगले दिन चला है, 5 तारीख को आया, जब मैं निकला वहां से तो लोगों ने मुझे रोका कि आप बदलाव तो देखते जाइए धीरेन्द्र जी। भाई उसी रात मेरे लाइव में वो बैठे थे, देवाशीष आचार्य जी, बड़े अच्छे वहां के प्रोफेसर भी हैं और वो हैं, तो उन्होंने कहा धीरेन्द्र जी अब मुझे उठ के जाना है। हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? कह रहे 5 साल से वीएचपी का दफ्तर बंद पड़ा, वो खोलना है, और उन्होंने लाइव में जाके दिखाया। फिर बास्तीन का मंदिर 2012 से पूजा बंद हो गई। एक ऐसा मंदिर लखनऊ वहीं कोलकाता में ही, जिसमें ये कुणाल घोष जिसका 20-30 किलो सोना चुराना चाहता था, ये सब चीजें बंद हो गई थी, वो सब खुले। जानते हैं कोलकाता के बिल्कुल बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में वो शंख नहीं बजा सकते थे, दीप रखने बंद कर दिए थे, दीप रखने बंद कर दिए थे, क्योंकि जला नहीं सकते थे। तो आप इसको कोई वो कह रहे हो कि ये एक लड़ाई थी? वो इसीलिए जब बंगाल के लोग ये बोलते थे ना कि ये सिविलाइजेशनल वॉर है, तो मैं समझ नहीं पाता था, क्योंकि हम लोगों ने भी 2024 में भी हम लोग ऊपर ही देख रहे थे। भाई ठीक है, हिंदू मुस्लिम है, मुसलमान ज्यादती करते तो यार बहुत जगह करते हैं, हमने बहुत जगह देखा है, यहाँ आजमगढ़ हो या कहीं भी हो, आप जानते हो कि, या कर्नाटक में भी आप बता देंगे तो आप उन उन मोहल्लों में कि भाई इनमें नहीं जा सकते, याद है ना आपको कि वो इसमें नहीं जा सकते साहब, ये हमारा इलाका, ये बोलते हैं ना। नो गो ज़ोन ये बोलते सबसे हैं बड़ा उसको। वर्ड है। हेलो, नो गो आपको ज़ोन आ रही है बोलते हैं आवाज? उनको। हाँ जी, हाँ जी। बोलते हैं उनको नो गो ज़ोन, यहाँ पर जाना नहीं है। आपका नेटवर्क आ रहा है? हाँ, सर मेरे को आपको मेरी आवाज आ रही है? बड़ी क्लियर आ रही है सर। मुझे लगता है आदि आपको मेरी जैसा हम बोल रहे थे सर, नो गो ज़ोन बोलते हैं उनको, जहाँ पर जा नहीं सकते आप। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमने देखे हैं। तो फिर ये क्या था, ये हम इतनी अंदर तक नहीं जा पाए थे। हम लोगों हुँ, को, मुझे एक आईएएस ने बताया, ये मतलब मेरे मित्र थे, आईपीएस माफ करना, वो कह रहे थे कि भाई वहां कई लड़कियों ने सुसाइड किए। तो मैंने कहा यार ये बात तो कुछ ज्यादा हो गई, लेकिन उन्होंने कहा रुक के जाना। फिर आपको मालूम है मैं नहीं कर पाया कवर, एक पूरा जोन था जहां 30 से ज्यादा औरतों के साथ रेप किया था पोस्ट पोल वायलेंस में, और कह के गए थे वो,
और उसके उसकी उसके एफआईआर नहीं ली गई थी। आज वो सब एफआईआर ली जा रही है, उन पे केस होंगे, उनको ढूंढा जाएगा। और मुझे भी, मैं आपको बताऊं, मुझे भी नहीं लग रहा था कि बंगाल सरकार वाकई ऐसा कर सकती है क्या जो बीजेपी ने करके दिखाया। वंदे मातरम आपको सोमवार से गाना है, आज से ही शुरू हो गया स्कूलों में जो खुले थे। बात वही है सर। बट एक एक जो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ मेरे को दिखी है सर, कि जो एक इकोसिस्टम था, जिस तरह से टीएमसी का इकोसिस्टम था, आईपैक का इकोसिस्टम था सर, और टीएमसी और आईपैक मिला के यहाँ पर जो ममता बनर्जी के कुछ स्टेटमेंट्स थे, बंगाल और भारत के बीच में अच्छे रिलेशन चाहिए मुझे। अब जब ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं उनके, उन्होंने एक बारी बोला था कि जो ये वॉर से बच के बंगाल और भारत आएँगे लोग, उनके लिए हम ये चीज़ें करेंगे। तो काफ़ी सारी उन्होंने ऐसे टेढ़े-मेढ़े स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसके ऊपर अभी कोई इतना बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अब एक एक बोलते हैं ना कि जब जीत तो हो गई है, तो कोई वो उन चीज़ों पे कुछ बात इतनी हो नहीं रही है। तो ये मुझे बताइए सर, जिस तरह से इन्होंने बोला, आर्मी के ऊपर बोला था कि भई आर्मी एसआईआर करा रही है। हाँ, वहां सब लोग आर्मी बोल रहे थे उसको। ठीक है जी, आर्मी एसआईआर करा रही है, और क्या-क्या चीज़ें हमने नहीं सुनी सर वहाँ पर। तो ये जो इनका इनका क्या मोटिव क्या था सर? ये जो बांग्लादेश के साथ इतनी इनकी क्लोज़नेस थी, ये था, उनका मोटिव क्या था सर? और आईपैक जो एक ऑर्गनाइज़ेशन, जो एक एक संगठन निकल के बाहर आ रहा है, इसके बारे में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बट आगे जाके कुछ कुछ ना कुछ होगा। एक उनके जो एमपी पकड़े गए, सुजीत बोस साहब, वो तो कहा जाता है कि वो तो एकदम, मतलब आईपैक के बंदे थे वो। और उनके ऊपर अभी जब थोड़ा कसाई होगी तो और चीज़ें बाहर निकलेंगी। आपके हिसाब में क्या-क्या हो सकता है सर? किस चीज़ पे हम देख सकते हैं ऐसी चीज़ों पे? देखिए सुजीत बोस जो है वो उनका मिनिस्टर था पहले, और जी। उसने उसमें ईडी ने पकड़ा है उस स्कैम में, और वो चाउमीन बेचता था। और हुँ। आज उसके घर के बाहर मतलब कई सौ करोड़ रुपए का सिर्फ उसके घर के बाहर की वो चीजें हैं, ये सब चीजें। दूसरा ये है कि रथिन घोष, ये मध्यम ग्राम से 98 में ही ममता बनर्जी के साथ आया था। तीसरा एक ये इससे पहले ज्योतिप्रिय मल्लिक, जो बालू जिसको बोलते थे, उसकी बेटी को सेक्रेटरी बना दिया था, मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर फर्जी तरह से तैयार की गई और उसके बाद उसको बना दिया सेक्रेटरी। मतलब आप सोचिए आईएएस की टॉप पोस्टों में होती है, सेक्रेटरी बना के खड़ा कर दिया। दरअसल ग्रेटर बांग्लादेश का कंसेप्ट आपको वहां दिखेगा। ये एक कोशिश होते हुए देखी, जो पोखो बंगला वाला गरगा पकड़ा गया है, जो आईएसआई में असिस्टेंट प्रोफेसर था, कैसे सरकार ने इंडियन स्टैटिस्टिकल उसमें उसको इंस्टीट्यूट में नौकरी मिली, मैं समझ नहीं सकता हूं। लेकिन उस आदमी के अगर आप बयान सुनेंगे तो वो ममता बनर्जी के सबसे क्लोज आदमियों में से एक हो गया था। मतलब जो कल्चरली वो लोग सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि बांग्लादेश का बांग्ला मुसलमान हमारा करीबी है, हमारा यूपी बिहार का हिंदू हमारे से उसका कोई मतलब नहीं है। वो बाकायदा पीटता था, वो जाता था जो बंगाली नहीं बोल पाते थे। और आप धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, इसको ऐसे समझते हैं, अगर आप इस पे, चूंकि आपने बहुत गहरा सवाल है ये, तो मैं उसको उसी तरह से बता सकता हूँ कि इन्होंने पिछले कुछ समय से क्या किया था। अगर आप देखेंगे, ये नैरेटिव सब नेशनलिज्म का टेक्स्ट लेफ्ट ने शुरू किया था, ममता बनर्जी उसको उरूज पे ले गई। और फिर क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार कोई अभिनेता जब वो एक्टिंग करता है, तो एक्टिंग करते करते उसको एक स्टेज के बाद ऐसा यकीन हो जाता है कि वो वाकई है, जो है वही जिंदगी है। जैसे आपको याद होगा दिलीप कुमार जब शुरू में अवसाद के रोल करते करते उसको जाके अपना इलाज कराना पड़ा था, डिप्रेशन का, डिप्रेस्ड हीरो के तौर पर, क्योंकि वो उनको फील होने लगता है। मुझे लगता है ममता बनर्जी और उसके भतीजे को ये एक्टिंग करते करते ये यकीन हो गया था कि वो बांग्लादेश ग्रेटर आइडिया है, बांग्ला एक बांग है, बांग जो है वो उनको, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता ये कैसे कोई मुख्यमंत्री कह सकता है। मैं ये आइडिया नहीं लगा सकता आदि की कैसे कोई मुख्य वो एक सांसद ये कह दे कि मैं चैलेंज करता हूं यूनियन गवर्नमेंट को। मतलब आप ये सोच के देखिए हाउ, क्यों? क्योंकि उनको ये यकीन हो गया था कि वो ग्रेटर बांग्ला के हिस्सा है। आप देखेंगे आज तक मैंने कभी नहीं देखा भाई, यूपी में योगी आदित्यनाथ से ज्यादा खतरनाक कौन होगा? यूपी में तो सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की संख्या के तौर पे भी देखोगे। या हेमंता बिस्व शर्मा से ज्यादा खतरनाक कौन होगा, जिसने 34% आबादी का, और उसमें भी मियां मुस्लिम को टारगेट करके कह दिया कि मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए वोट, और ये मियां मुस्लिम है, इनको दौड़ा के मारूंगा। सबको कहा ना उसने, तो भी बांग्लादेश में उसके पुतले नहीं फूके।
तो ऐसा क्यों हो रहा कि शुभेंदु के फूक रहे हैं? क्योंकि ममता उनके लिए एक एसेट बन चुकी थी। शुभेंदु तो एक बात बताइए, उसको तो लगाने की जरूरत नहीं थी। आप ये बताओ, हेमंता ने तो तुरंत लगा, लोगों के खत्म किया था, लगाओ ये जितनी भी है ये फेंसिंग। ममता बनर्जी 470 किलोमीटर का एरिया अगर वो आप सोचो उसने ओपन कर दिया था। आज जो है ममता बनर्जी उनको बुलाती थी, वो सब आते थे, वोटर बनते थे। राजरहाट में झोपड़ियों पे ताले लगे हुए मैंने खुद देखे, सब चीजें बंद पड़ी हैं, वहां से भाग गए हैं लोग। और अब ये माइग्रेशन शुरू होगा, क्योंकि अभी खेल जो हुआ है 2011 से जो इनको सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं उसका रिव्यू और रीवेरिफिकेशन शुरू होगा। अभी इनको तमाम उससे निकाला जाएगा जो एसआईआर के हैं। कल कह दिया अग्निमित्रा पॉल ने कि जो एसआईआर में जिनके लोगों के नाम नहीं थे हम उनको पैसा नहीं देंगे, है ना, वो उनको हम सरकारी योजना नहीं देंगे। तो ये इसलिए खतरनाक हुआ कि ममता बनर्जी जो बांग्लादेश का ग्रेटर बांग्ला था उस आईडीए के साथ सबसे ताकत के साथ खड़ी हुई औरत दिख रही थी उनके लिए। और अभिषेक बनर्जी तो मुझे लग रहा था कि अपने आप को बांग्ला सरकार का यहाँ राजदूत ना घोषित कर दे, जिस तरह की उसकी भाषा थी। उसको केंद्र में अब क्या होना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता। ये तो मैं हमेशा आपके साथ शो में पहले बोल चुका था, आज तक इस देश में ये तय नहीं हुआ कि भारतीयता क्या होगी, कितने लेवल तक आपको ये छूट मिलेगी कि अभिव्यक्ति क्या होगी। क्योंकि ये यहाँ से उधर से मांग के लाया हुआ किताबों को जोड़ के एक जिल्द बना के संविधान बनाया गया है, जिसमें आज भी आप अपने हक पाने के लिए, अपने मंदिरों को पाने के लिए 700 साल तक लड़ते हो, आजादी के बाद लड़ते हो उन लोगों से लड़ते हो जिन्होंने देश मांगा, वोट किया और उसके बाद यही रह गए। तो ये तो बहुत अलग चीज है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश में ये एक बड़ी बात है। देखिए, फेंसिंग नहीं थी, उनका आना जाना फ्री था, उनका खाना फ्री था, रहना फ्री था, उनको यहाँ की लड़कियों पर अत्याचार करने का फ्री था। मैं अभी एक आध राखी चैटर्जी हैं, टीचर थी, उनसे बात कर रहा था कल्चरल उस पर, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि उनके बांग्ला के ट्रांसलेशंस पढ़ता था जब वहां था उस दौरान, और रोज उनके 12-14 अखबार पढ़ता था। तो मैंने उनमें देखा कि कल्चरली बात नहीं की। और हम लोग भी, आपने देखा हो, आप भी डिफेंस पे बात करते हो रहते हो, हम भी पॉलिटिकल बात करते हैं, है ना। हम लोग ये ध्यान ही नहीं दे पाते कि बांग्ला कल्चर के नाम पे ममता बनर्जी ने पूरी तरह बांग्लादेश को इम्पोज कर दिया था, पूरी तरह। जो कबीर और सुमन कबीर या जिनको बहुत बड़ा नेता, और यहाँ दिल्ली के पत्रकार जिनके लिए चोटा चाटी वर्ल्ड जो जूते चाटने वाला है वो सब कर रहे थे, वो लोग पूरी तरह से हिंदुस्तान के बाकी जो हिंदू धर्म है उनको सार्वजनिक तौर पे अपमानित कर रहे थे। वो आप सयानी बोस जैसी मतलब, अब वो सांसद है यार, हम लोगों को अपनी भाषा का तो नियंत्रण रखना, वो इस देश का दुर्भाग्य है। ये क्या किया जा सकता है? जो महिला उस पर कंडोम भगवान शिवलिंग पर ये कर सकती है, और जो ये गा सकती है सीने में दिल में मदीना और फला सीने में काबा, और पता नहीं जो गा सकती है वो औरत जो है इस देश की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही थी वहां बंगाल में। तो ये बातें सब अंदर थी। उन लोगों ने बताया कि हम बोल नहीं पा रहे थे, हम लोगों को चुप आप, मैं तो बल्कि हैरान हुआ, मैंने भी वो कल देखा, बंगाल में नहीं देखा। मृणाल सेन को जैसे ही ममता बनर्जी आई 2011 में आई थी, 2013 में मृणाल सेन को कोलकाता जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसकी मेंबरशिप से हटा दिया गया था। मतलब मृणाल सेन से बड़ी होगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का आपने कभी प्रोफाइल नहीं देखा, बायो नहीं देखा, जनता को जरूर, अपने तमाम दर्शकों को जरूर दिखाना। वो राइटर है सबसे पहले, वो डॉक्टरेट है, जो फर्जी डॉक्टरेट टेलीग्राफ ने छापी थी। इसके बाद वो पेंटर है, इसके बाद वो भी है, क्या नाम, गायिका है, इसके बाद वो गीत लेखिका भी है, इसके बाद वो फिल्म प्रोड्यूस भी, उसका इतना बड़ा प्रोफाइल है। लियोनार्डो दा विंची के बाद वो मल्टीपल उसमें सबसे ज्यादा है। मुझे लगता है कि उसके लिए ही शायद वो बना था, जो लोग एक बीमारी बताते हैं कि वो मल्टीपल फोल्ड्स में रहती हैं, वो उसी में मुझे लगता है, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 2011 में उसकी जीत पर आर्टिकल लिखे थे कि एक बदलाव की हवा आई है। लेकिन जो कहते हैं ना कि गया वही अच्छा था, वो वाली कहानी उसके साथ हुई है। तो बहुत ही खतरनाक था। और आपकी बात बताऊं तो बांग्लादेश को इसीलिए वो लोग जल गए हैं क्योंकि उनके पेट पे लात लग गई है। आप जानते हैं गायों का सबसे बड़ा तस्करी का अणुव्रतो मंडल रोज का 5 करोड़ का लोग मानते हैं, 5 करोड़ डेली का। इतनी गायें जो है पूरे देश से कटने के लिए उधर से जाती थी। और बांग्लादेश जो लोग जो है सिर्फ गाय खाने में यकीन करते हैं, इसलिए नहीं कि उनका वो कहीं जर्मनी से आ गए मुसलमान है, वो बंगाल के मुसलमान है, कन्वर्टेड मुसलमान है। उनके अंदर उनको खारिजी मदरसे में ये है कि उनको दिखाना है, आपको नीचा दिखाना है। तो वो तब से उनकी आर्ट है।
वरना ऐसा थोड़ी है कि वहां दूसरी चीज नहीं खाएंगे। आप उनके अंदर बसी हुई नफरत को देखो। और ये हमारे देश के नेताओं की, और खासतौर से मैं कहूंगा, ये शायद आपको बात अजीब लगेगी क्योंकि आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को देखते हैं। 1971 के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की आंखों पे पड़े हुए तेजाब की वजह से ये सब संभव हुआ। वरना जिन लोगों को हमने अपने जवान दिए, जिन्हें दिया, उन लोगों की औकात होनी नहीं चाहिए थी कि वो खड़ा होके बोल भी सके। चूंकि आपने एक भी बार ये सोचा नहीं कि, जो मुझे याद है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने पढ़ा इसलिए मैं कह रहा हूं, 1971 में धर्मवीर भारती ने पूरा एक वॉर वो किया था कवर, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, और वो सब 3 हिस्सों में उन्होंने उसको कवर किया था। उसमें वो एक जगह का विवरण करते हैं। उसमें वो बोलते हैं कि जब वो, जिनको भारत सेना से उनको पैसे मिल रहे, टुकड़े मिल रहे, सब चीजें मिल रही हैं, तो वो बहुत बड़े खूबसूरत लिखते हैं। भाई लेखक तो ऐसे ही लिखेगा, मैं भी ऐसे ही लिखूंगा, ये बूढ़ा, इसकी दाढ़ी, इसकी 3 बेटियां मर गई, फला मिल गई, जो भी वो लिख सकते थे कि आप रो लें। तो हम भी रो के पढ़ रहे थे उस समय, क्योंकि उसने लिखा ही था भाई, धर्मवीर भारती ने रो के पढ़ना, तो हम भी रो के पढ़ रहे थे। फिर बाद में जब वो कहता है कि जब उससे फोटो खींचने लगे, मैं दिखाता मेरे पीछे, चूंकि लाइब्रेरी में अपनी वो, वरना वो अब कहता रेफरेंस दिखाता, मैं जो बोलता हूँ वो रेफरेंस होता है, कभी भी मांग सकता है कोई भी दर्शक। तो जानते हैं वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि जब उसका फोटो खींचने लगे बूढ़े का, तो उसने मना कर दिया। हम्म। हाँ, तो वो जो उसके साथ फोटोग्राफर था, उसने कहा भाई ये क्या है? मतलब वो हिंदुस्तान के पैसे पे पल रहा है, वो हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पलने वाला आदमी है। तो वो क्या कहता है कि वो नहीं नहीं, वो जो है दरअसल इस्लाम में मना है। तो पहले तो जब मैं गया, तो पहले तो मेरे दिमाग में नहीं आया। जब मैं, चूंकि मैं तो तब तो मैं गंगा जमनी तहजीब का तालिब था, मैं तो तालिब था। और अब जब मैंने उसको दोबारा पढ़ना शुरू किया, एक बार ऐसे ही कि मुझे कहा किसी ने कि आपने जो किताबें पढ़ी हैं उनको दोबारा पढ़िए धीरेन जी, वो कुछ अलग लगेगा। तो मैंने उसको पढ़ा, तो मुझे लगा कि इस आदमी को, ये जो धर्मवीर भारती इतना बड़ा राइटर है, और हम लोग तो बहुत ही मानते हैं, क्योंकि हम तो पूरी जिंदगी में ना लिख पाए एक भी उनका एक पन्ना भी। उस आदमी को यह समझ में नहीं आया कि वो ब्रह्म राक्षस पैदा कर रहे हैं, वो इन हत्यारों को पैदा कर रहे हैं, किन से लड़के उनको मुसलमान। अरे तो तुमको कम से कम जो बंगाली हिंदू है उनके लिए जो इंडियन स्टेट के आसपास का इलाका है, ये सोच लेना चाहिए था कि हमको किनको क्रिएट करना। हिंदुस्तान ने अपने लिए हत्यारे क्रिएट किए, वो लोग सिर्फ हत्यारे हैं। जिस मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर वहां पेशाब किया गया, उस मुजीबुर रहमान को तुम सियालदा स्टेशन पे बाहर निकलते ही देखोगे, इतना बड़ा खड़ा है। अरे इसको यार, इसने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में था, उसके बाद चलिए आपने एक एसेट बना लिया 1971 में, मैं मान लेता हूं कि आपने किया, तो भी इसकी मूर्ति, और इसकी वो मूर्ति पे वहां मूत रहे हैं लोग, तुम कहें इसको लिए घूम रहे हो? क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी एक सब नेशनलिज्म क्रिएट कर रही सर ये जो अभी सब नेशनलिज्म तो बड़ा, मैंने इसके ऊपर अपने आप भी एक एक छोटा शो किया था जहाँ मैंने दिखाया कि भाई पुराने जो बांग्लादेशी, जब शेख हसीना थी वो खुद बोलती थी यार इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो, ये जमात के साथ मिले हुए हैं। तो इनके काफ़ी लिंक्स थे। सर शुभेंदु अधिकारी साहब ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ करी है कि जितने भी पुराने सीबीआई के केसेस बंद हैं, वो सारे ऑन कर दो। वो नहीं। भाइपों पे भाइपों पे हमला शुरू हो गया है। ये इसका काउंटर अगर आप देखें, इन लोगों ने खेला कि जब ममता बनर्जी ने पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर जो केस डाला है और खुद पहुँच गई थी वहाँ पर हाई कोर्ट में। तो मेरे हिसाब से एक्शन रिएक्शन का गेम चल रहा है इनका कि ये कभी ये करते हैं, कभी ये करते हैं। लॉफेयर का नहीं, गेम है। सर। नहीं, उसमें क्लैरिटी है बीजेपी को, ये अच्छी हुँ, बात है। बीजेपी हुँ। उससे पहले ही कह चुकी। 2021 के तमाम केस जैसे ही आए थे उसी दिन उसने कहा था, और सदन में भी हुआ, उसने सीधा कहा, क्योंकि 2021 के केसों को इस देश की सरकार की एक नाकामी के तौर पर, केंद्र सरकार की मैं कह रहा हूं, उसको देखना चाहिए। हाँ। 2021 में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। ये सरकार, इसको 5 साल आपने इस देश को तबाह करने के लिए दिए, ये आपकी कमजोरी थी, क्योंकि उस महिला ने हजारों महिलाओं के साथ रेप को होने दिया। जानते हो 4 दिन तक, मतलब आप सोचिए, वो लाइव पे अभी भी अभिजीत सरकार का आप उठा के देखिए, नेट पे सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो है, जिसमें वो बेचारा बता रहा है कि कुत्ते के बच्चे तक मार दिए, उसके पालतू कुत्ते के बच्चे। उस महिला के साथ रेप में आपने उंगलियां, हाथ काट दिए, सामूहिक रेप के बाद मुस्लिम से उन्होंने, जो वहां थे, एंकल काट दिए रेप के बाद। और कितनी महिलाओं के रेप को लिखा नहीं गया, मैंने बताया तो, आलता या अहमदाबाद के पास है, उस गांव में लिखा, चैलेंज लेके गए कि कल हम तुम्हारे साथ रेप करें। वो दुनिया के किस हिस्से में जाके बचे? क्योंकि पुलिस भी वहां नहीं है, पुलिस तो उन्हीं के साथ लगी हुई है। तो ये ममता बनर्जी ने किया। तो इसीलिए, अगर वो बंगाल के अंदर, तो याद है आपके और मेरे लिए एक खबर थी
आदि जब हम बात कर रहे हैं तभी आप इस पर बात करोगे, इसके बाद अगला सब्जेक्ट ढूंढने लगोगे, मैं भी दूसरा देखने लगूंगा, मैं भी उठूंगा, मुझे घर जाना, मैं वहां चला जाऊंगा। लेकिन वो लोग तो उस रेप के साथ जिंदा रहे ना, वहां उनके साथ के लोग जिंदा रहे ना। तो उन्होंने आज बीजेपी ने, मैं बीजेपी के इस कदम को मैं सबसे बड़ा कदम मानूंगा कि ये आने वाले समय में बंगाल की जो मूल प्रवृत्ति है उसको वापस लाएगा। मूल प्रवृत्ति उनकी रेप नहीं है। जो बंगाल में शुरू किया था लेफ्ट ने और कांग्रेस ने 1972 के बाद, इसको बड़े पैमाने पर यौन हिंसा को महिलाओं के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि ये बीजेपी सरकार अब उससे उल्टे और वो करेगी। क्योंकि जानते हो उसमें ऐसा बहुत सारे लोगों ने, पिछली बार मैं एक शो पे बैठा था विजय त्रिवेदी जी की, तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह का सवाल किया कि भाई ये तो कहां से, अरे भाई उस पर एनएचआरसी की रिपोर्ट है, जाके पढ़ लीजिए। उस पे कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कोलकाता के, तब जाके एफआईआर होनी शुरू हुई। आपको मालूम है सबसे अच्छा काम किया कि शुभेंदु ने, मैं अभी ये कहूंगा दर्शकों को बता दूं कि उसने कहा कि जो केस आपके पास आए थे, जो कंप्लेन आपके पास आई थी, वो कंप्लेन भी रिविजिट करनी चाहिए जिस पर आपने नहीं लिखा। अब सारे रिव्यू होंगे और आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया वो भी रिव्यू होगा। और वो कहां जाएगा? वो जाएगा एडीजी सीआईडी, बाकायदा पोस्ट दे दी गई है, मतलब फाइलों में भटकेगा नहीं। और उस पर देना है इनको। और दूसरा, सबसे मैं बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए कि उस समय सीबीआई को जो है सुप्रीम, उसने हाई कोर्ट ने दिए थे ये केस, किसी और ने नहीं दिए, सरकार ने नहीं, क्योंकि सरकार तो उसके खिलाफ लड़ने, ममता बनर्जी अपने ही राज्य में हुई हिंसा के जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के टूथ एंड नेल कि ये सीबीआई नहीं आनी चाहिए। वो तो खुद तो ले नहीं रहे थे। और जिन लोगों के राज्य सरकार ने केस किए थे, आपको मालूम है 2 हिस्सों में बांटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रेप, गैंग रेप उनके, और मर्डर सिर्फ ये सीबीआई के, तब उनमें 39 चार्जशीटें हैं, तब उनमें कितने केसेस हैं, और 7,000 केसेस तो रजिस्टर्ड किए थे पुलिस ने, और 15,000 कंप्लेन आई थी, और हजारों ने कंप्लेन दी नहीं थी, 40,000 लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे, 1 लाख लिखा गया था। तो कैसे कैसे ये नहीं माना जाएगा? ममता बनर्जी अब एक काम करना चाहती है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी को टूटने से बचाना चाहती है। बंगाल में आज की डेट में उनकी पार्टी, चूंकि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा काम किया जो मुश्किल था, कि उसने अपने काडर को रोका कि वो हिंसा ना करे, रिएक्शन ना दे। तो ये एक बहुत बड़ी, ममता बनर्जी जिस आईपैक के साथ है, उसी झूठ के साथ वो पूरे देश को, चूंकि ये आईपैक का काम है। आईपैक एक ऐसी एजेंसी है जिसके डायरेक्टर्स और उनको सजाएं दी जानी चाहिए बहुत कड़े, मतलब उन पे कानून होना चाहिए, सजा तो उसके बाद तय होगी। उनको राष्ट्रद्रोह में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए अमेरिकन तरीके पे चल रहे थे। जो वहां बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां तो बैन हो गए ना ये सब चीजें। यहाँ आपके यहाँ, मतलब ब्रिटेन में और उसमें, यहाँ उसने पूरा एक आदमी पता लिया, उसके लिए पॉलिसीज बनाई, और उसके बाद ये रेप हिंसा भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डर क्रिएट करने की आईपैक की पॉलिसी होगी। बल्कि कल ममता बनर्जी के यहाँ फीडबैक पे आधार पे आज भी ममता और उसका भतीजा आईपैक के अलावा कुछ सोच नहीं रहा है, क्योंकि आईपैक ने उनको कहा कि तुमको जनता के वोट की जरूरत नहीं, वोट तो हम क्रिएट कर देंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है जी। अब देखिए सर, आपने जो बताया है वोट हम क्रिएट कर देंगे, इसका मतलब एक स्ट्रक्चरल कॉन्फिडेंस है। भाई क्रिएशन ही हुआ ना। 12 बजे के बाद सबको पीट पीट के भगाया गया वहां से, पिछली बार काउंटिंग से। और इसके ऊपर सर ये सब चीजें चलती हैं, उसके ऊपर आते हैं हमारे उदयनिधि स्टालिन, जो आके पार्लियामेंट में खड़े होके बोलते हैं कि भाई सनातन को हटाना है। लेकिन इस बार ही एक चीज हुई है, जो जूते पड़े हैं उसके बाद उन्होंने आके बोला नहीं नहीं नहीं, हम हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ वो कास्ट वास्ट को हटाना चाहते हैं, हम सनातन धर्म को नहीं हटाना चाहते, ये वो। जूते तो बड़े जोर से पड़े इस बारी, देश ने गालियां निकाली बड़ी जोर से। और यहाँ तक कि तमिलनाडु के लोगों ने गालियां निकाली, वहां पर चप्पल लेके भाग रहे थे लोग पीछे उसके। तो ये जो तमिलनाडु में जो चीजें हुई हैं, उससे विजय का मतलब पकड़ कहाँ जाएगी सर अभी? तो आप किस तरह देखते हैं ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को खुलते हुए? कनेक्शन वेस्ट बंगाल के साथ ही। मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद जैसे हिंदुओं के अंदर एक जागरण हुआ, आपने उनको एक एमनीशिया दिया हुआ था वहां, ज्यादा था। मतलब जैसे नहीं आपने कहानी पढ़ी होगी कि राजकुमारी जिसको शाप दिया वो सो गई, और वो अब 100 साल तक उठेगी नहीं, एक राजकुमार आएगा उठाएगा। तो लोग धीरे धीरे, राजकुमारी के राज खत्म हो गए, आसपास हो गए, जंगल हो गया, महल को लोग भूल गए। वो कहानी हम लोग हिंदुइज्म की हो गई थी।
हम लोगों को बाहर के विदेशियों ने, जो हत्यारे थे, बर्बर थे, बलात्कारी थे, उन लोगों ने, उनसे हम लड़ते रहे, लेकिन बस उनके बीच में घुसे हुए हमारे लोगों ने हम लोगों को जो कहानी सुनाई गंगा जमनी की, जो हम लोगों को ये बताया, उससे हमारे अंदर का जो एक इस राष्ट्र के लिए जागने वाला राष्ट्र तो सनातन ही है, इसके अलावा कोई, इस पे मैं बहस ही नहीं करता, मैं इस पे बात ही नहीं करता कि ठीक है यार तुझे पता ही नहीं, तेरे से मैं बहस करके अपना समय क्यों खराब करूंगा। भाई तू नहीं मानता मत मान, मुझे नहीं पता, मैं, मेरी समझ ये कहती है कि सनातन ही राष्ट्र है, इसके अलावा बाकी सब चीजें कुछ भी नहीं, ऑफशूट है। तो उसके बाद जो जाता है वो, तो वो उसके बाद उस राजकुमारी को कौन जगाता है? इंटरनेट जगाता है। उस राजकुमारी को, जो हिंदुत्व की सोई हुई जो चेतना है, उसको आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल जगाता है, जिसको ये मालूम है कि कहाँ ये रेप हो रहे हैं, कहाँ ये हो रहे हैं। जब उदयनिधि बोल रहा था तो वो सोच रहा था कि ये 1967 का इंडिया है, नहीं, ये 2026 का इंडिया है, जहां वो लोग जानते हैं कि आप बोल क्या रहे हो, जहां उनके पास रेफरेंस है, उनके पास, जानते हो जब से लाइब्रेरी ऑनलाइन हुई है ना, हुँ, जो सरकार ने डिजिटाइज की है, इसने आपके झूठ को नंगा करके रख दिया। अब आपकी माताजी सुबह शाम जब मंदिर जाती है ना, तो पता रहता है, तब अन्ना मलाई बता देता है कि यार पहले वहां से खत्म कर लो, फिर बाद में हमको तो जब चाहे करना। तो इसीलिए ये आने वाला समय, क्योंकि यहाँ राजकुमारी बहुत लंबे समय से सो रही है, वहां राजकुमारी थोड़ा कम, तो वो बंगाल से आएगा, कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो सनातन चेतना के खिलाफ काम करते हुए लोग हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, राजनीति बदलेगी, इस देश में जो विपक्ष होगा वो भी इस बात पर तय होगा कि इस पे बात नहीं करेंगे, पॉलिसीज पर बात होगी जो होती है। अभी तक आपके यहाँ इतना आसान था कि आप 5 गाली दो हिंदुओं को, क्योंकि वो तो जातियों में बटे, उनमें से 1-2 तोड़ लो, पंडित जी, राजपूत, इन सबको पकड़ लो, या दलित को पकड़ लो, और मुसलमान है ही हमारा, वो उसको चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान को वोट देने वाली सबसे बड़ी कौम थी, वो पाकिस्तान में नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान को वोट दिया था, मुस्लिम लीग को वोट दिया था, वो हिंदुस्तान में है, आज भी है। उन्होंने वोट किया था पाकिस्तान बनाने के लिए, और वो यहाँ रुके थे एक अगला पाकिस्तान बनाने के लिए। तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुस्लिम लीग के डाटा, मैं कोई हवा नहीं कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ कोई नफरत नहीं बता रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग के चुनावी डाटा को आपको एनालाइज कर रहा हूँ कि ये हुआ था। 90% यही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन सब लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट किया था और यहीं रह गए थे। यहाँ से सिर्फ 3% माइग्रेशन, तो असली लोग यहीं रह गए थे, और उन्होंने अपने बच्चों को ये सब समझाया है कि तुमको वो देना नहीं है, ये धार की भोजशाला नहीं, 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 तो मस्जिद है कमाल मौला, कौन कमाल, ये तो पता नहीं यार, कोई आया था फला से आया था, अरे यार कैसी बातें करते हो, लेकिन सब चल रहा है जी। वही है ना सर, अगर आप देखें जिस इस जगह पे पहले क्या होता था, एक आई मीन फ्रस्ट्रेशन टाइप आ जाती थी, कि नहीं यार ये क्या है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आज लोगों ने बोला भैया गलत तो है ही है, छोड़ेंगे नहीं तुमको इस चीज़ों के लिए, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये चीज़ आपको दिखती है, ये जो अब मध्य प्रदेश के अंदर देखिए सर, एक मंदिर का वो जजमेंट आने वाला था, सबको पता था भैया ये मंदिर का जजमेंट जाएगा, हिंदुओं के पक्ष में जाएगा। तो अभी वो एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर वीएचपी के लोगों ने एक एक बंदा पकड़ा लड़की के साथ, हाँ, वो ये मैंने खड़े हो किया, गए। अब देखो सर, अब अपॉर्च्युनिज़्म देखो, वही मैसेज चक्कर दे रहा वो नहीं है, बंदे तो रोज़ पकड़े था। जा रहे हैं नरपंचायत करते हुए, रोज़ पकड़े जा रहे हैं। प्रोटेस्ट उसका नहीं था, प्रोटेस्ट किसका था? वो मंदिर का प्रोटेस्ट था। जी, मैं यही बता रहा हूँ, मैंने किया है, मैंने बताया लोगों को कि भोपाल में जो हुआ है, ये तो बहुत जगह होता है। इसने क्या कर दिया, बहुत जगह पिटाई हो रही है, अचानक इनको याद आ गया कि बेअदबी हो गई, फला हो गया, नहीं, इनको मालूम है 12 तारीख को, 12 मई को, मैं डेट सहित बता रहा हूँ ना, वो 12 मई को रिजर्व हो गया है, क्योंकि बहस चल रही है। दरअसल आप ये समझो, 5 समय जब आप मिलते हो, एक बात समझिए, तो 5 समय तक आप मौसम की बात करते हुए भी ऊब जाते हो। सिर्फ एक ही बात है, या तो किसी के प्रति प्रेम हो, भई आप प्रेम पे बात कर सकते हैं, या नफरत पे बात कर सकते हैं, क्योंकि 5 समय तक आप मौसम पे बात नहीं करते हो दोस्त, दिन में 5 बार मिलके। तो प्रेम तो है नहीं, प्रेम होता तो दिख जाता, प्रेम होता तो आप ये कहते कि उस लड़के ने कलावा क्यों बांधा हुआ था, उसने अपना नाम ये क्यों रखा था। जब आपके बिंदी लगाने पे या हिजाब मना करने पर, जब आपके यहाँ अल्लाह बहुत मना कर देता है या आपको नरक की आग में झोंक देता है, क्योंकि होली का रंग जहां लिख गया वो कटेगा, तो यार हुँ, जहां कलावा बांधा था वो भी तो काटेगा अल्लाह, या जिस जबान से जो बोले थे वो झूठ नहीं, वो वहां स्वीकार है। तो इसलिए आप समझिए, प्रेम की बात नहीं होती, ये तो तय। और दूसरा ये है कि यार अब एक चार्जशीट फाइल हुई,
वो चार्जशीट अनोखी है, जिसको पढ़ना है उसको पढ़ना चाहिए कि एक चार्जशीट में वो लोग जो डॉक्टर है, पाँचों डॉक्टर, उनके किसी खानदान वाले को किसी बेचारे हिंदू ने कभी जाके गाली नहीं दी, सब्जी में दूध में पानी नहीं मिलाया, सब्जी पे पेंट नहीं लगाया, फिर भी वो कह रहे कि शरिया लाना है। डॉक्टर हैं, तो और क्या पढ़ाऊँगा यार मैं तुमको? रेज़िन बना रहा है वो डॉक्टर, तो यार और क्या चाहते हैं तुम्हारे हाथ में? वो कह रहे एक हाथ में कंप्यूटर दे देंगे, एक हाथ में कुरान, यार तुम कुछ भी दे दो भाई, वो बेल्ट बाँध देगा। जब तक आप उसके मदरसों पर नहीं समझोगे तब तक वो बेल्ट बाँध देगा, एक हाथ में कुरान रहेगी, एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर से बटन दबाएगा, बेल्ट फट जाएगी। तो इसीलिए ये तो बहुत ही बड़ा मुश्किल। जी। क्योंकि मेरे को देखिए अभी कई लोग ना बोल रहे हैं कि भैया वो देखो जी उनसे संभला नहीं। संभला नहीं ठीक है, वो तो समझ में आता ही है, ठीक है? वो ये जो होना नहीं चाहिए बट एक एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि जो चीज़ उधर पे हो रही थी, उसमें कभी कोई भी वो उस जो भोपाल का जो इंसिडेंट है उसका कहीं हाथ नहीं है, हाथ कहीं और का है और फ्रस्ट्रेशन किसी और चीज़ की है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो फ्रस्ट्रेशन नहीं था, मैं फिर ये क्लियर कर दूँ, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं था, वो हुँ, वार्निंग थी। 12 तारीख को जब ये होता है रिजर्व रखा जाता, तो 13 को वो हिंसा, सड़क पे आना, ये कहना कि हम लड़कियां उठा लेंगे हिंदुओं की सड़क से जब चाहें। आप जब वो अगर उसका बयान सुनेंगे तो बयान वो है। तो वो जब ये कहता है तो वो आपके मजिस्ट्रेट्स को और उसको चैलेंज करता है। वो कहता है कि तुम जो फैसला, क्योंकि देखो आप ये समझिए मालवा क्या है, ये भी समझने की जरूरत है। मालवा सिमी का सबसे बड़ा गढ़ रहा, क्योंकि मैंने टेररिज्म ही कवर किया तो मैं एक-एक आदमी को जानता हूँ वहाँ से। वो भी याद होगा, जो याद होगा अल फरहान में, डॉक्टर कलिया, अल फरहान में जो 5 उठाए गए थे, जो मारे गए थे, उसमें एक आदमी, उसकी माँ यहाँ एक मंदिर के सामने फूल बेचती थी। उसका बाद में यूपी में एनकाउंटर हुआ कई साल बाद। वो मोस्ट वांटेड में रहा, 75 लाख का इनाम था। उसके बाद जो सफदर नागोरी, वो यहीं का। जो पूरी लीडरशिप थी जो सिमी की, वो यहाँ की। मालवा, ये पूरा इलाके में। तो ये कंटिन्यू याद होगा, कौन सा एक जो आतंकी संगठन है जो यहाँ पाया भी नहीं जाता, मिस्र का था, काहिरा का भी, उसमें 7 लोग पकड़े गए थे पिछले साल सर्च हुई थी। हिजबुल तहरीर खरीद खरीद का, हाँ। तो आप ये सोचिए कि वो वहां सब मौजूद है, जबकि आपको क्या लेना देना यार, आप यहाँ रहते हो नहीं। क्योंकि भोपाल को आप समझना पड़ेगा कि ये सब है क्या, ये सब देखिए सच बात भी नहीं करते हैं लोग। हम जर्नलिस्टों पे एक दिक्कत ये होती है, मतलब मैं खुद अब तक रहा हूँ, चैनल हेड होना, ये सब होना, हम पे एक आयत हो जाती है ज़िम्मेदारी कि सब नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं करना। तो उससे क्या हो रहा कि आप उनको बराबर कर देते हो। मतलब आप ये कर रहे हो, एक लड़के ने काँच तोड़ा है और एक आदमी बैठा था, तो आप कह रहे सज़ा दोनों पे हो जाएगी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जो ये जो तैयारी आपको दिखती है ना कि अचानक 12 मई को ये बंद होता है, 13 मई को धरना होता है और 15 को चूँकि फैसला आना है, आप समझिए। मैं पूरी क्रोनोलॉजी देख रहा हूँ, यही क्रोनोलॉजी है। दिखती है पूरी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वही है ना सर देखिए, अब मैं आखिर में सर एक मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा सवाल पूछता हूँ, देश की पॉलिटिक्स के ऊपर। जो एक मोदी साहब के चैलेंजर्स हैं, इंडिया अलायंस और ये लोग सारे खड़े हुए हैं साथ में, कि भैया हम लड़ेंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। दीदी हट गई है, स्टालिन हट गया है, ठीक है, बट अभी राहुल गांधी खड़े होंगे। आपने जैसे बोला यूपी के अंदर जाति और ये सब चीज़ों की चीज़ें ऑलरेडी दिखती हैं हमको, अखिलेश यादव चीज़ें काफ़ी बोलना शुरू हो गए हैं। मोदी साहब अभी इस देश की पॉलिटिक्स को किस तरह से जो आप बोल रहे हैं ना सीधा-सीधा करना पड़ेगा, इसको एक एक लाइन पे आनी पड़ेगी। आपको अगले कदम क्या दिखते हैं उसको एक लाइन पे लाने के लिए? देखिए, मुझे कई बार ये लगता है कि जैसे यूसीसी है, आप देखो अब अलग राज्य में आ गया, अब असम में भी शुरू हो जाएगा, वो आंध्रा में भी होगा। तो ये इस तरह के कदम जो हैं वो दिखाई देंगे। दूसरा क्या है कि मुझे अभी ये लगता है कि अभी ये लड़ाई और शार्प होगी। हम हुँ, लोग बहुत सारी चीज़ें और देखेंगे, क्योंकि मैं ये मानता नहीं हूँ कि आप इतनी बड़ी आबादी को, जिसको आपने बहुत पैम्परिंग गाय को आप पालते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो 1-2 तपच चपत से ठीक हो जाएगा या 1-2 झटकों से ठीक होता है, आज तक नहीं हुआ। जिसको आपने आज तक ये छूट दी हुई है, तू ये घर तोड़ दे, तू ये जला दे, ये तू ये कर दे, वो कर दे, और उससे अचानक आप कहने लगो कि नहीं, तुझे कल से सही समय पे 10 बजे खाना खाना पड़ेगा, 11 बजे सोना पड़ेगा, सुबह उठ के बिस्तर पे जाके घर के लिए मदद करनी पड़ेगी। तो ये संभव नहीं कि 1-2 बार होगा।
ये अभी लंबा चलेगा। दरअसल यहाँ इस देश के पॉलिटिशियनों ने मुस्लिम लीग के बची हुई लीडरशिप को एक बैंक में बदलने की ताकत दी। उन्होंने मुस्लिम को एक वोट बैंक में बदला और मुस्लिमों के उन लीडरशिप को आगे लेके आए जिन्होंने बाद में ये समझाया कि इस तरह से कुछ नहीं होगा कि हम हिंदुस्तान के लिए वंदे मातरम गाएं। मैं एक वंदे मातरम के साथ ही इसको खत्म करूंगा आज, क्योंकि आप इसको ऐसे देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ आदि आपको, क्योंकि 1937 में जब ये आंदोलन वंदे मातरम पर जब कांग्रेस के अंदर ये हुआ था, इससे पहले उसको 1924-25 में गाना बंद कर दिया था। रोकने की कोशिश की थी अली ने और तमाम लोगों ने, जो कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो उसके बाद इस पर विवाद हुआ, तो सब कमेटी बनाई गई, साहब ये किया गया। तो उन्होंने जो मुस्लिम लोग लीडरशिप थी, जो मुस्लिम इसको रोकना चाह रहे थे, जो बाद में मुस्लिम लीग के भी लीडर थे, उन्होंने कहा कि हम 2 स्टेंजा गाएंगे। पहले 2 स्टेंजा में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं इसलिए दर्शकों को सिर्फ इसी से मैं समझा देता हूं कि आगे होना क्या है। उन्होंने कहा कि हम 2 स्टेंजा गाएंगे, तो ये तो तमाम मुस्लिम्स पे आयद हुआ, वो सब गायब हुआ, भाई सभी ने समझौता किया। जानते हो, अब वो 2, उनको 2 स्टेंजा भी दिक्कत है। भाई संसद में खड़े होके तुम्हारा एक सांसद श्रीनगर का ये कह रहा है और वो कह रहा ओवैसी जो फिलिस्तीन की जय बोल रहा है, वो वैसे तो जय बोलने में आपको दिक्कत है, वैसे आप फिलिस्तीन की जय बोल दोगे। और वो ये जो 2 बंद हैं जिनको आपके मुस्लिम लीग और उसके लीडर्स ने माना था कि हाँ ये 2 बंद ठीक है ना, इनको हम गाएंगे। आपने कहा हम 2 भी नहीं गाएंगे, हमसे वंदा मातरम बोलवा नहीं सकते गर्दन। वैसे तो 2-2 चपत लगते हैं, हमने देखा होगा, खुद गाने लगते हैं। कोई जरा सा उनको ठीक किया जाए तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो क्या था कि आपने उनको इतना पैम्पर कर दिया कि नहीं तुम्हारे बिना ये देश चलेगा नहीं, तुम ये सब कर दोगे तो फल। अभी मोदी की पॉलिटिक्स एक-एक करके सबको ये बताती जा रही है कि यार तेरी जरूरत नहीं है। तो ये सब जो समझा रहा है, ये सब चल नहीं रहा है। इससे चलेगा नहीं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने 10 के 10 स्टेंजा गा दिए, परमानेंट कर दिया और अब उसको बराबर का दर्जा दे दिया। तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। तमिलनाडु में आपने सुना ना, सुना, सबसे पहली विधानसभा कौन सी हुई? तमिलनाडु ने गा दिया। तो देखिए ये एक बड़ी लड़ाई है, लेकिन मैं इसको ये नहीं मानता आदि, क्योंकि ये हजारों साल से एक कौम जो सिर्फ लड़ने के लिए, जिसको ये मालूम है कि ये धरती चपटी है और इस पर चारों कोनों पर हमको बैठना है, उनको मुकाबला, उनको उनको समझा पाना कि भाई ये धरती चपटी नहीं है, गोल हो गई है। और वो जो फोटो बाहर के गोल के हैं वो नासा ने नहीं भेजे हैं, वो ऐसी है। जो मदरसों में उनको समझाया जाता है कि ये फोटो जो है ये धरती गोल गोल के सब फ्रॉड है, ये सब नासा ने है। आप जाके देखेंगे तो बहुत सारी एसोसिएशन है जो चपटी धरती पर जो एसोसिएशंस बनी हुई है, इंटरनेट बाकायदा वो जो ये यकीन करती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एक लड़ाई लंबी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वो करके इशारा कर दिया। देखो मोदी, मैं आज भी मानता हूँ, देखिए मैं पसंद करूं ना करूं, आप पसंद करें ना करें वो हो सकता है, लेकिन देश के सबसे लोकप्रिय नेता आज की डेट में भी मोदी हैं। मोटिव फोर्स वही है और बीजेपी की मोटिव फोर्स से ज्यादा वो आदमी कम से कम ये सोच के चल रहा है कि रिएक्शंस नहीं करना है, कोई रिएक्शंस नहीं है, लेकिन हमको एक्शन करते रहना। एक्शन कंटिन्यू है। आप देखिए 10 जैसे ही वंदे मातरम हुआ, पहले तो हुआ कि इस पे बहस क्यों हो रही है, याद है ना? फिर बहस हुँ, हुई, हमने कहा हम नहीं गाएंगे, उन्होंने कहा ना, तुम्हारे सामने ही कहा, देश की संसद ने देखा ना। अब उन्होंने कह दिया कि जो वो करेगा उसको सजा होगी। चल भाई 3 साल की सजा हो जाएगी तो अपने घर बैठना, वहां बैठ के अपना करते रहना, है ना? तो खत्म हो जाएगी कहानी। तो धीरे-धीरे ऐसे ही होगा। मुझे लगता है अच्छा आप ही होगा। आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स थोड़ी और हार्डन होगी। हार्डन्ड होगी, अभी आने वाले टाइम के लिए हार्डन्ड, दैट इज़ वो जो अभी साम कर लिया, दाम कर लिया, भेद कर लिया, दंड अब अब समय है दंड का। होगा। इसी बात पे सर वंदे मातरम बोलते हुए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। आपने समय निकाला, मैं आपसे बड़ा आपने एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल लिया है देश की पॉलिटिक्स का एंड काफ़ी कुछ सोचने को मेरे को दिया है। मैं आपको तंग करता रहूँगा इसके ऊपर क्योंकि एक नहीं बहुत चलता ही है। आप डीप थॉट आदि है आपने दिया है भाई सर। दोस्तों के मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आदि के चैनल पे बिल्कुल अपना चैनल मान के आता हूँ और आदि मेरे उन नहीं, दोस्तों में से जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, तो मैं मैं हमेशा रहूँगा, जब आदि बुलाएँगे मैं आऊँगा। आपने जो दिया है ना सर थॉट, ये बड़ा सोचने वाली चीज़ है ये, कि हमको किस तरफ जाना है आगे। बहुत टफ मामला है। हाँ, तो मैं सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, सर के चैनल को भी सपोर्ट करिए, हमको भी सपोर्ट करिए एंड प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।